मध्यलोक के अकृत्रिम 458 धाम, जिनवर जहाँ विराजते तिन सबको है प्रणाम। पंचमेरु वक्षार गिरि के 80 गज दंतों के 20 कुलाचल 30 कहे हैं। 170 विजयार्ध कुरु की 10 संख्या है। ईश्वाकार मानुषोत्तर के 4 हैं। नंदीश्वर के 52 जिन ग्रह महामनोहर। कुंडल रुचक गिरि के 4 अति सुंदर। सब में शतक 8 प्रतिमाएं सदा सुशोभित। हम सब होते हर्षित एक वर्ग राजू तथा ऊंचाई लखे। तेरे अक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तेरे अक चर्चा करन को आ जाओ प्रत्येक। तिर्यक चर्चा अपनी चल रही है। तिर्यक चर्चा अर्थात मध्यलोक की चर्चा। यह मध्यलोक कहाँ है, कितना है, कैसा है, सामान्य रूप से हम जान चुके हैं। मध्यलोक में क्या क्या है यह जानने के बाद सबसे बीचों बीच है जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप कहाँ है, कैसा है, इसकी चर्चा अपनी चल रही है। जम्बूद्वीप की सामान्य चर्चा होने के बाद उसके अंदर क्या क्या है उसकी भी चर्चा अपन कर रहे हैं। जैसे अपन ने सबसे पहले देखा था उसके अंदर क्या है। सबसे पहले जम्बूद्वीप के अंदर क्या देखा था, 6 पर्वत, और उन 6 पर्वतों के कारण से जम्बूद्वीप 7 क्षेत्रों में बट गया था। इतनी चर्चा की, पर्वतों की, क्षेत्र की चर्चा की। वह चर्चा अपन थोड़ी सी एक बार और दोहराते हैं सचित्र। ठीक है, शुरू करते हैं। अपन को आज तो चर्चा करना है कक्षा 8 में जम्बूद्वीप के सरोवर, कमल और देवियाँ। ये 3 टॉपिक हैं आज के विषय। ये कहाँ कहाँ कैसे हैं इसको अपन वापस शुरू से चलते हैं, जम्बूद्वीप की शुरुआत से। और जम्बूद्वीप में भी मध्यलोक से शुरू करेंगे। देखें, इसके बाद क्रम क्रम से अपन पहुँचेंगे यहाँ इस तक। देखें, ये अपन ने पूरा लोक देखा था। लोक में देखा था ये बीचों बीच, इस पूरे लोक के बीच में ये मध्यलोक है। ठीक है, मध्यलोक अपन आगे बढ़ते हैं। इसको उठा के अपन यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, आ गया। अब यहाँ आने के बाद अब इसके बाद अपन अंदर की ओर चलते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अपन मध्यलोक की ओर चलेंगे। ये देखो, मध्यलोक में सबसे पहला कौन सा द्वीप, जम्बूद्वीप। ठीक, ये बीच में कुछ और दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हाँ, उसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। ये और इसके जम्बूद्वीप के सब तरफ से क्या है, लवण समुद्र, फिर ये धातकी खंड द्वीप, फिर ये कालोदधि समुद्र, फिर ये पुष्करवर द्वीप। ये पुष्करवर द्वीप, इसके बीच में आएगा मानुषोत्तर पर्वत, ये आ गया। इनकी चर्चा अपन आगे क्रम से करते रहेंगे। ये अपना ये मध्यलोक में अपन को खास चीज़ें समझना है। अब ये जो जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप को अपन उठा के अलग रखते हैं और उसको अपन देखते हुए आगे बढ़ेंगे। मूल विषय अपना ये जम्बूद्वीप का। देखें, आगे क्रम से चलते हैं अपन। ये देखें, ये जम्बूद्वीप है पूरा, अपन ने साइड में रखा। ये धातकी खंड द्वीप, ये पुष्करवर द्वीप, ये बीच में है मानुषोत्तर पर्वत। तो इधर के अंदर ये आधा पुष्करार्ध, इधर पुष्करार्ध, ये पूरे अपने द्वीप हैं, ये समुद्र हैं। ये जम्बूद्वीप है, ये जम्बूद्वीप के बाद ये लवण समुद्र,
ये धातुकी खंड द्वीप, इसके बाद एक कालोदरी समुद्र, फिर ये पुष्करवर द्वीप है। इतने अपन ने सामान्य रूप से देखे थे, इनको अपन ने अलग अलग करके बांट लिया। अब देखें अपन ये आगे बढ़ रहे हैं, रुक जाइए थोड़ा। ये अपना पूरा जम्बूद्वीप है। अपन ने जम्बूद्वीप में देखा था कि उसमें 6 पर्वत निकले हैं। कितने? तो कैसे निकले हैं ये अपन देखते हैं। देखिए ये जम्बूद्वीप, ये पहला पर्वत, ये दूसरा, आगे बढ़े तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। ये अब इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा एकदम। ये बीचों बीच में सुमेरु पर्वत है, इसकी चर्चा अपन को करना ही है बाद में स्पेशल। तो ये जम्बूद्वीप में 1 2 3 4 5 6 पर्वत निकलने से क्षेत्र कितने हो गए? 7। एक इधर, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। नाम सबके याद है? पर्वतों के नाम बताइए पहले। पहला हिमवन, दूसरा महाहिमवन, फिर निषद, नील, रुक्मी, शिखरी। ये 6 हो गए पर्वत। अब इन 6 पर्वतों ने जो जम्बूद्वीप को विभाजित किया उससे बन गए 7 क्षेत्र। उनके नाम सबको पता है। पहला देखो ये आइए, है ना, पहला भरत क्षेत्र, दूसरा हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। आ जाइए, देखो ये आगे, ठीक है। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। ठीक। अब अपन ने इसके इस सामान्य रूप से इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब जान ली। अब उसका रिवीजन नहीं करेंगे, वो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, लिख लिया है। ये पर्वत कितने ऊंचे हैं, ये कितने ऊंचे हैं। अच्छा एक चीज़ और देखी थी, इसके ऊपर एक पर्वतों के ऊपर टोंक देखे थे ना, क्या देखा था? कूट। ये दिख रहे हैं सबके ऊपर, है ना। इनका अपन और बाद में देखने वाले ही हैं। कूट, उन कूट के ऊपर एक सबसे पहला नंबर का कूट कौन सा था? सिद्धकूट। सिद्धकूट पर क्या था? एक जनालय। और बाकी सभी कूट पर व्यंतर देवों के निवास स्थान। इतना अपन ने सब देख लिया। अब अपन को चलना है इसी के अंदर। कहाँ चलना है? रुक जाइए अभी। इन्हीं पर्वतों पर ये बीचों बीच कुछ दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। क्या है? क्या है? सरोवर। अपना जो आज की कक्षा का जो टॉपिक है, जम्बूद्वीप में सरोवर, दूसरा कमल और तीसरा है देवियाँ। 3 चीज़ें देखना है। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 क्या है? 6 सरोवर। 6 सरोवर हो गए। और देखना है कमल। क्या देखना है? कमल। तो कमल देखो, ये बीचों बीच दिख रहा है ना, गुलाबी गुलाबी। 1 2 3 4 5 और 1 6, माने एक तालाब पर एक कमल, दूसरे पर दूसरा, तीसरे पर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा। ठीक है। तो इसका मतलब पर्वत 6, एक एक पर्वत पर एक एक तालाब और एक एक तालाब में एक एक कमल। ठीक है, स्पष्ट है? कोई डाउट तो है नहीं क्योंकि सारा सामने दिख रहा है। थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये और अच्छे से धरा गया। इधर ये भरत क्षेत्र है, ये ऐरावत क्षेत्र है और ये सारी पूरी इस तरह की व्यवस्था है। ठीक है, और देखते हैं थोड़ा आगे। माने पूरे पर्वत भी दिख रहे हैं, क्षेत्र भी दिख रहे हैं। ये भरत ऐरावत क्षेत्र, इतना ही रहते हैं बस। इनका डिटेल अपन बाद में जानेंगे, भरत क्षेत्र का और ऐरावत क्षेत्र का। ठीक है, अपन ने देख लिया एक एक पर्वत पर एक एक क्या है? सरोवर है और एक एक सरोवर में एक एक कमल है। अब अपन वो सरोवर कौन सा है, कमल कौन सा है, फिर वो कितने कितने हैं, ये अपन देखते हैं। अपन अपनी कक्षा पे पहुंचते हैं। देखिए ये क्या लिखा है? इस 1 लाख योजन विस्तार वाले जम्बूद्वीप में प्रत्येक कुलाचल के ऊपर एक एक सरोवर तथा प्रत्येक सरोवर के ऊपर एक एक कमल है। इस तरह कुल 6 सरोवर, सरोवर माने हृदय भी बोलते हैं इसको, हृदय तालाब भी बोलते हैं,
तथा 6 मुख्य कमल हैं। तालाब कितने, सरोवर कितने, 6, और कमल कितने, 6। इसमें भी एक शब्द जोड़ दिया है, मुख्य कमल। इससे बात समझ में आती है यदि कोई मुख्य है तो गौण भी है। तालाब में लिखा कहीं मुख्य, सरोवर में कहीं मुख्य लिखा नहीं लिखा, इसका मतलब सरोवर तो 6 ही है। और कमल कितने, 6 मुख्य कमल हैं। इसका मतलब मुख्य रूप से कमल तो 6 हैं, लेकिन मुख्य में भी गौण रूप से भी और होंगे, तो वे कितने हैं वे भी अपन देखेंगे। लेकिन अभी अपन इतने को ही सामान्य रूप से देख रहे हैं। देखें, आगे बढ़ते हैं। देखें अपन ये देखें, ये है सरोवर पूरा, और इसको अपन ने बड़ा करके देखा, ये सरोवर, और एक सरोवर में क्या है, कमल। अब कमल के ऊपर क्या है, ये तो ख्याल में आ ही रहा है, क्या है, जिनालय है ना। अब ये अपन इसको और अच्छे से देखेंगे बाद में। पहले इस सरोवर में एक कमल, और तीसरा एक और प्रकरण था अपना, क्या, देवियाँ। तो यहाँ पर जो कमल है, इस कमल के ऊपर देवी रहती है, देवी का स्पेशल भवन है वहाँ। तो कौन सी देवी रहती है वह अपन देखेंगे, ठीक है। तीनों चीज़ें अपन को यहाँ से देखना है, ठीक है। अभी शंका, अभी तो कुछ आई नहीं मिशन। अच्छा, चलिए, इनका कहना है कि कमल कीचड़ में खिलता है, तो क्या ये कीचड़ है क्या? कमल कीचड़ में ही खिलता है कि जल में भी खिलता है? कमल का पर्यायवाची नाम किसी को पता है? इनका प्रश्न समझ में आया? इनका प्रश्न है कि जो कमल है, कमल तो कीचड़ में खिलता है, लेकिन ये तो जल में खिल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों में खिलाएंगे। पहला, कमल का एक पर्यायवाची नाम है पंकज। क्या नाम है? पंकज। यू आर राइट। पंक में जो जा माने उत्पन्न होता है, कीचड़ में जो जन्मे, कीचड़ में जो उत्पन्न हो उसे कहते हैं पंकज, ठीक है। ये हिंदी व्याकरण है, एकदम ज़्यादा कठिन नहीं है, इसलिए उसका नाम है पंकज। पंक माने कीचड़ में जो जा माने जन्मे, उत्पन्न हो उसे कहते हैं पंकज, ठीक। ये तो तुम्हारी बात सही, लेकिन उसका एक और पर्यायवाची है, क्या है? और हम बोला, क्या बोले? जलज। जल में जा जो जन्म ले उसको कहते हैं जलज। तो हमारा ये जो कमल है ये जलज है, तुम्हारा कमल पंकज। क्लियर? स्पष्ट? तो इस तरह से माने कीचड़ में भी होता है और जल में भी होता है, लेकिन असली बात तो जो कीचड़ है, कीचड़ में भी जल है, कीचड़ में भी जल है। तो जल तो जरूरी है, मात्र मिट्टी से काम होने वाला नहीं है, इसलिए वो कीचड़ की जब मुख्यता करते हैं तो पंकज कहलाता है, और जब जल की मुख्यता होती है तो वह जलज कहलाता है। और यहाँ तो जल ही है, इसलिए वह जलज है। क्या प्रताप और समझ में आया? हिंदी व्याकरण है, सरल है ना, बिल्कुल। ओके, तो ये अपन देखते रहेंगे। अभी अपन को इसके बारे में डिटेल जानना है कि ये जो लग रहा है ना इसमें पत्ते, ये कितने बड़े बड़े हैं, ये कितने हैं, इनकी संख्या कोई बता सकता है? गिनोगे तो गिन नहीं पाओगे। अभी अपन देखेंगे इसमें एक क्या चीज़ है, ये कितनी ऊंची है, लंबी चौड़ी है, ये सारा अपन अभी इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, फिर अपन वापस इसी चित्र पर आएंगे। चलिए, 6 सरोवर, 6 सरोवर देखते हैं। 6 सरोवरों के नाम तथा उनका विस्तार आदि निम्न है। 6 सरोवर के नाम सबको पता होंगे। पहला पद्म, दूसरा महापद्म, तीसरा तिगिंच, चौथा केसरी, अगला महापुंडरीक, को छठवा पुंडरीक। बहुत बढ़िया।
पद्म महापद्म तगिंच केसरी महापुंडरीक पुंडरीक हृदय तेसाम उपरी। ये तत्व सूत्र का सूत्र है। देखिए ये पर्वत, कौन सा पर्वत? ये हिमवन आदि पर्वत लेंगे अपन, और एक एक पर्वत पर एक एक सरोवर है, और सरोवर की लंबाई, चौड़ाई और गहराई, अपन तीनों चीजें देख लेंगे। ठीक है, देखें क्रमशः। पहला हिमवन पर्वत है, इस पर कौन सा सरोवर? पद्म सरोवर। इसकी लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और गहराई 10 योजन। इन सब के सूत्र हैं। जैसे 10 योजन गहराई है ना, तो 10 योजना अवगाह तत्वार्थ सूत्र में है 10 योजन अवगाह। 10 योजन उसकी अवगाह माने गहराई है। ऐसे ही लंबाई चौड़ाई की सबकी चर्चा शास्त्र में की गई है। तो हिमवन पर्वत पहला पर्वत पर अपन ने देखा था उस चित्र में, एक है सरोवर, सरोवर में कमल है, कमल बाद में देखेंगे। सरोवर की लंबाई 1000 योजन है और चौड़ाई 500 योजन, गहराई 10 योजन, माने अंदर की ओर 10 योजन अंदर है। फिर दूसरा पर्वत है महाहिमवन, इस पर महापद्म सरोवर है। इसकी लंबाई 2000 योजन, चौड़ाई 1000 योजन और गहराई 20 योजन। ये डबल होता जा रहा है। आपको ये जो अपन को उसमें देखते हैं ना शास्त्र में, हर चीज़ कठिन सी लगती है, लेकिन थोड़े सूक्ष्मता से चिंतन करें, बिल्कुल सरल है। अभी एक, फिर अगला डबल, फिर अगला डबल, फिर उतने ही, फिर आधा आधा, ऐसे हो जाएंगे। कोई ज़्यादा कठिन नहीं। देखें आगे नंबर 3, निषद। निषद में कौन सा सरोवर? निषद पर्वत पर तिगिंच। लंबाई कितनी? 4000 योजन, चौड़ाई 2000 योजन और गहराई 40 योजन। देखो ये डबल होती जा रही, 1000, 2000, 4000, 500, 1000, 2000, 10, 20, 40। अब इसका उल्टा करना है। चौथा नील पर्वत सरोवर केसरी, ये 4000 योजन लंबाई, 2000 योजन चौड़ाई और 40 योजन गहराई। रुक्मी पर्वत में सरोवर है महापुंडरीक, लंबाई 2000 योजन, चौड़ाई 1000 योजन और गहराई 20 योजन। शिखरी पर्वत, इसमें सरोवर पुंडरीक, लंबाई 1000 योजन, चौड़ाई 500 योजन और गहराई 10 योजन। माने शुरू के 3 डबल होते गए, बाद के 3 फिर जितना है उससे आधे होते चले गए। इतना है लंबाई, चौड़ाई और गहराई, इतनी है। ये तो हो गए अपने 6 सरोवर। ठीक है धीरज। अब देखना है अपन को कमल। एक एक सरोवर पर कमल खिलता है। मुख्य कमल देखते हैं पहले, फिर गौण कमल बाद में देखेंगे। तो एक एक सरोवर पर एक एक कमल है, तो कौन सा है देखते हैं अगले उस पर। 6 कमल। देखो बहुत सारी चीज़ें अपन को देखने मिलेंगी इसमें। कमल का नाम देखेंगे अपन। कमल का उच्छेद माने ऊंचाई, व्यास माने विस्तार का है। नाल जलमग्न कितनी है, जल में कितना डूबा उसकी नाल रहती है, और जल के ऊपर कितनी, ये भी अपन देखेंगे। यहाँ पढ़ेंगे फिर चित्र में समझेंगे, दोनों स्पष्ट होगा। देखते हैं पहले कमल। पद्म कमल। सरोवर कौन सा था? सरोवर का नाम भी पद्म था, कमल का नाम भी पद्म है। दोनों सेम सेम, कोई दिक्कत नहीं है। उच्छेद माने इसकी ऊंचाई कितनी है? 1 योजन ऊंचा है। ये जो कमल है ऊंचाई इसकी 1 योजन, और व्यास माने इसका विस्तार है, चौड़ाई जिसे कहें 1 योजन। और एक चीज होती है नाल। अभी आप लोगों ने देखा था ना, कमल जो ऊपर खिला हुआ था उस पे ऐसी नाल थी, उसकी डंडी देखी थी ना। अभी अपन देखेंगे वापस। ये जो कमल है और कमल के नीचे जो नाल है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? अपनी अपनी भाषा में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैंने तो बोल दिया डंडी, अब आप अपना बोलो। मराठी में डेट।
डेट। बुंदेलखंडी में डंडी। और कुछ क्या? लकड़िया। लकड़िया कहाँ से? लकड़िया तो सभी लकड़िया, ठीक है। जैसे पेड़ के नहीं होते वो तना अथवा जड़ टाइप की, वो उसी टाइप में वो अपन देखेंगे। ये देखो ये आ गया, ये कमल, और कमल के नीचे क्या है? ये डंडी तो है, लेकिन ये क्या कहा उसको? नाल है, नाल। इसको इस भाषा में नाल बोलते हैं। तो अभी कितनी ऊंची है? एक बात, एक चीज। दूसरा, ये जल के अंदर कितनी है और जल के ऊपर कितनी है, दोनों चीजें देखना है। माने मान के चलो इधर से ये यहाँ तक गई है जल के अंदर, और ये जल के इतना हिस्सा ऊपर है, ऊपर की ओर है, निकला हुआ है। तो यहाँ अपना था ना, एक जल मग्न, माने जल के अंदर, जल में मग्न है, लीन है, डूबी हुई है, जो भी कहें। मग्न माने डूबना भी होता है, जैसे अपन कहते हैं आत्मा में मग्न हो जाओ, आत्मा में डूब जाओ। तो जल मग्न माने जल में डूबी हुई। अपन देखते हैं कितनी कितनी है, और फिर जल के ऊपर कितनी कितनी है देखें। तो उच्छेद हो गया कमल का 1 योजन, व्यास हो गया 1 योजन, जल मग्न है 10 योजन, माने 10 योजन अंदर, जल के अंदर है वो नाल, और जल के ऊपर आधा योजन है बस, छोटी सी। आगे बढ़ते हैं। महापद्म, ये कमल, ये उच्छेद है 2 योजन, व्यास है 2 योजन, जलमग्न है 20 योजन। यहाँ ये डबल हो रही है, और जल के ऊपर 1 योजन, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल और ये भी डबल, सब कुछ डबल डबल। जो पद्म है उससे महापद्मादि डबल डबल होते जाएंगे। कहाँ तक? पद्म, महापद्म, तिगिंछ तक और डबल होगा। फिर उसके बाद फिर उसका उल्टा लौट जाएगा। देखें नंबर 3 तिगिंछ, ये उच्छेद 4 योजन हो गया। यहाँ 1 था, 2 था, फिर 4 हो गया। फिर व्यास 1 योजन, 2 योजन और 4 योजन। जलमग्न 40 योजन, माने 10 योजन, 20 योजन, 40 योजन। और जल के ऊपर 2 योजन, ये था आधा, फिर 1, फिर 2 योजन हो गया। ये जितना है ऊपर तीनों का। अब अगले जो 3 आएंगे वो इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तीनों पीछे वाले, समझ में आ रहा ना? पक्का? मैं तो सोच रहा था आंसर पूछूंगा तब बैठाएंगे, लेकिन तुम लोग पहले ही बैठ गए, कोई बात नहीं। चलिए आगे। केसरी, ये 4 योजन, एक तिगिंछी के बराबर। ये व्यास भी 4 योजन, जलमग्न 40 योजन, जल के ऊपर 2 योजन। आगे महापुंडरीक 2 योजन, ये इससे आधा हो गया, फिर 2 योजन, ये आधा हो गया व्यास। जलमग्न भी आधा हो गया 20 योजन, और जल के ऊपर 1 योजन। पुंडरीक, ये 1 योजन, उच्छेद व्यास 1 योजन, जलमग्न 10 योजन, और जल के ऊपर आधा योजन। ये इसका उल्टा हो गया। इस तरह से अपन ने नाल देख ली। अब इसमें कमल में एक चीज और होती है, कर्णिका। कर्णिका जानते हो? अभी अपन देखेंगे कर्णिका। देखें, कर्णिका कमल का जो मध्य भाग है, कमल का जो मध्य भाग है उसको बोलते हैं कर्णिका। चित्र भी देख लेंगे अपन अभी। तो ये कर्णिका, तो प्रत्येक कमल की कर्णिका कितनी कितनी है, एक विषय देखें। और दूसरा विषय भी अपन देखेंगे इसके साथ में, कमल पत्र की लंबाई, माने कर्णिका की ऊंचाई और व्यास देखेंगे, और कमल पत्र, पत्र माने उसका जो पत्ता होता है वह कितना लंबा होता है। अपन ने देखे ना सारे पत्ते, बहुत सारे, तो उन पत्तों की लंबाई कितनी है। एक एक सरोवर के हिसाब से जो अगला अगला कमल है उसकी सब अपन क्रम से देखते हैं। देखिए, पहला पद्म नामक जो कमल है उसकी कर्णिका की ऊंचाई है 1 कोस, व्यास है 1 कोस, और जो कमल का पत्ता है वह 1.5 कोस का है। एक पत्ता 1.5 कोस का है। नंबर 2,
इधर ये डबल होता जाएगा। उच्छेद 2 कोस, व्यास 2 कोस और कमल पत्र की लंबाई 1.5 से 3 कोस हो गई। आगे बढ़े, ये इधर उच्छेद 4 कोस, व्यास 4 कोस और कमल पत्र की लंबाई 3 से 3 दूनी 6 कोस हो गई। अब ये बराबर वही का वही चलेगा, 4 कोस 4 कोस 6 कोस 2 कोस, ये 2 कोस गलत छप गया, हाँ सही है, 2 कोस 2 कोस से 3 कोस ओके है, फिर 1 कोस 1 कोस 1.5 कोस। इस तरह से कर्णिका माने कमल का जो मध्य भाग होता है उसकी भी अपन ने ऊंचाई और व्यास देख लिया, एक कमल पत्र की लंबाई देख ली। अब एक कर्णिका कहाँ है, कैसी है, अब अपन वह देखते हैं। देखें, चित्र से देखते हैं। देखो, ये है अपना तालाब, उसके अंदर बहुत सारे कमल हैं। कितने हैं कमल में देखेंगे, एक जो बीच में है मुख्य कमल, ये पद्म कमल की ऊंचाई एवं चौड़ाई इसमें दिखा रहे हैं, वही जो अपन ने देख ली है। ये है अपना मुख्य कमल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्या था, ये अपना नाल, ये दिख रही ना यहाँ से यहाँ तक नाल। इसमें ये जो यहाँ से देखना, यहाँ से यहाँ तक है पानी भरा है, तो ये जल के अंदर डूबी हुई कितनी योजन, 10 योजन, और ये जल के ऊपर इतनी निकली है, ये कितनी, आधा योजन, ये इतनी निकली हुई है। ये अपना पूरा कमल है, ठीक। अब क्या रह गई इसमें, कर्णिका। कर्णिका कैसी होती है वह देखते हैं। ये देखो कर्णिका, अपन देखा ना कमल के का मध्य भाग, तो ये कमल का जो मध्य भाग है उस मध्य भाग को कहते हैं कर्णिका। कर्णिका का माप अपन ने देख लिया, इसके ऊपर जो बना है वो बाद का बाद, ठीक है, एक कर्णिका कहलाती है। इस तरह से अपन ने इसको देखने का प्रयास किया, ठीक। आगे बढ़े, विशेष पहला पॉइंट, वास्तव में पद्म आदि 6 कमलों के नाम हैं। अपन ने देखे ना, पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक, किसके नाम हैं, कमल के नाम हैं, कमलों के नाम हैं, तथा उनके साहचर्य से वे ही नाम सरोवरों के भी हैं। माने मूल नाम तो है कमलों के नाम, लेकिन वे कमल जहाँ स्थित हैं तो सरोवर के नाम भी वही पड़ गए। तो सरोवर के नाम भी पद्म, महापद्म, तिगिंछ, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीक, तो वे ही नाम कमल के, वे ही नाम। अपन जैसे कहीं बाग हो, गुलाब बाग, ठीक है, जहाँ गुलाब के फूल उगते हों, तो फूल उगते हैं किसके, गुलाब के, तो बाग का नाम भी हो जाता है गुलाब बाग। एकदम क्लियर है। यदि गेंदा के फूल उगते हो तो फूल गेंदा के और बाग भी तो गेंदा बाग। अरे होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो, नया बन जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है, हंसते हो। ऐसे कोई भी हो, ऐसे यहाँ पर भी जो कमल है उसका नाम पद्म है, तो सरोवर का नाम भी पद्म है। यदि कमल का नाम महापद्म है तो सरोवर का नाम भी महापद्म है। यदि कमल का नाम तिगिंछ है तो सरोवर का नाम भी तिगिंछ है। कमल का नाम केसरी है तो सरोवर का नाम भी केसरी है। कमल का नाम महापुंडरीक है तो सरोवर का नाम भी महापुंडरीक है। कमल का नाम पुंडरीक है तो सरोवर का नाम भी पुंडरीक है। इस तरह से कमल के जो नाम हैं उन्हीं नाम के अनुसार सरोवर का नाम भी हो जाता है। एक पॉइंट राजवार्तिक में कहा। नंबर 2, ये सभी कमल पृथ्वी कायक हैं। ये सभी कैसे कमल पृथ्वी कायक हैं, वनस्पति कायक नहीं है। सोचो कितने बड़े बड़े कमल हैं, खूब सुगंध आएगी और ऐसा, सब पृथ्वी कायक हैं। कमल का मूल भाग वज्रमय है, मूल में तो वज्रमय है। नाल जो है उसकी बैडूर्य मणिमय है, नीली एकदम नील बैडूर मणि के समान। बाहरी जो पत्ते हैं वो रजतमय, तथा कर्णिका कैसी है, विचित्र मणियों से युक्त है।
ये भी राजवार्तिक में लिखा। ये सारा पृथ्वी का एक है और ये सारी चीज़ें वज्रमय, वैडूर मणिमय, रजतमय और विचित्र मणियों से युक्त इनकी कर्णिका है। नंबर 3, सरोवरों का तल जो है वो कैसा है? वज्रमय और तट मणि जड़ित हैं। इनमें निर्मल स्फटिक मणि की तरह है, अक्षय स्वच्छ जल है। अक्षय माने जिसका कभी क्षय नहीं होता, निरंतर बह रहा है उसमें से पानी, लगातार बहता चला जा रहा है, लेकिन कभी वह कम नहीं होता, उतना का उतना पानी उसमें बना रहता है। इसलिए अक्षय स्वच्छ जल है, एकदम स्फटिक मणि के समान, एकदम साफ क्लीन ऐसा। नंबर 4, प्रथम पद्म कमल के परिवार कमलों की संख्या देखो। कमल तो एक पद्म कमल और उसके परिवार कमल कितने हैं? 1,40,115 जो कमलों की संख्या होने को, तो उसमें शास्त्र में बहुत डिटेल दिया, इस दिशा में इतने, उस दिशा में इतने, उस दिशा में इतने, लेकिन अब किस किस दिशा में कितने अपन याद रख पाएँ, तो सीधे सब जोड़ के कितने आ गए? 1,40,115 माने एक कमल के परिवार कमल। परिवार मतलब ऐसा मत समझना अपने जैसे जो परिवार फैमिली होती हैं कि एक कमल पुरुष और दूसरा कमल स्त्री और दोनों की शादी हुई और फिर उससे बाद बहुत सारे कमल हो गए, है ना? ऐसे कमल का परिवार नहीं है। कमल और उसके साथ जो अन्य जो छोटे छोटे बहुत सारे कमल हैं वे सब हो गए उसका परिवार, कमल का परिवार हो गया। तो इतने माने एक पद्म जो कमल है उसमें ही इतने हैं, तो महापद्म में कितने होंगे? और फिर उसमें आगे आगे लगाते जाओ। नंबर 5, पद्म कमल में शाश्वत पत्तों की संख्या, जो पत्ते लगे ना उसमें कितने हैं? 11,000 है। एक कमल में कितने पत्ते? 11,000 पत्ते होते हैं, ठीक है। शाश्वत पत्ते कहा माने सदाकाल रहते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक टूट जाए, टूटने वाला नहीं है, बहुत मजबूत होते हैं, ठीक। 6वां पॉइंट, हिमवन पर्वत से लेकर निषद पर्वत पर्यंत कमलों का विस्तार आदि दुगना है। माने हिमवन पर्वत में जितने कमल हैं, फिर महाहिमवन में उससे डबल हो जाएंगे, फिर निषद में उससे डबल हो जाएंगे, निषद पर्वत पर्यंत कमलों का विस्तार आदि तो दुगना है। परिवार कमलों का प्रमाण भी दुगना है, लेकिन राजवार्तिक के अनुसार परिवार कमल आगे दुगने ना होकर समान ही है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके आगे क्रमशः हीन है, माने हिमवन पर्वत से लेकर निषद पर्यंत तक सब डबल और उसके बाद फिर कम होते आधे होते चले जाएंगे। नंबर 7 नहीं, सीधा देवियाँ। अब देवियों की चर्चा, ये जो अपन ने देखे थे ना सरोवर, कितने सरोवर? 6 सरोवर। 6 सरोवर में कमल कितने? 6 कमल। अब जब सरोवर 6 कमल 6, फिर चर्चा आई उन कमल पर रहता कौन है, तो रहने वाले भी 6। कौन 6? देवियां 6, है ना। अब 6 के कई अर्थ होते हैं, सब अर्थ मत लगाना, ठीक है। गुजराती में 6 माने है, ठीक है, और हिंदी में 6 माने 6 भी होता है और 6 माने 6 भी होता है, ठीक है। तो यहाँ तो सामान्य क्या समझना है? 6, संख्या 6, ठीक है, दूसरा भाव ग्रहण नहीं करना। और देवियाँ हैं तो वो वाला 6 तो अर्थ हो ही नहीं सकता जो वाला सोच रहे हो, है ना। तो देवियाँ 6। अब पद्म कमल पर कौन सी देवी, महापद्म पर कौन सी देवी, एक पर एक देवी, मुख्य एक देवी है। तो सबसे पहला जो पद्म नाम का कमल है उस पर रहने वाली देवी का नाम है श्री देवी, ठीक है ना।
अब वो भले ही यहाँ से यहाँ की श्रीदेवी चली गई, लेकिन वहाँ की श्रीदेवी तो परमानेंट है, कभी भी जाने वाली नहीं, परमानेंट रहती। मान लो एक चली गई तो दूसरी वहाँ तुरंत आ जाएगी, जन्म लेगी और उसका नाम भी होगा श्रीदेवी, परमानेंट त्रिकाल श्रीदेवी वहाँ है। ठीक है, यहाँ की भले ही चली जाए तो चली जाए, वहाँ की कभी जाने वाली नहीं। देखते हैं 6 देवियों के नाम और सब आगे क्रमशः। पद्म आदि 6 कमलों पर क्रमशः एक एक देवी का निवास स्थान है, वे निम्न है। देखें, ये है 6 देवियां। पहले कमल पर श्री देवी, दूसरे कमल पर ह्री देवी, तीसरे पर धृति देवी, चौथे पर कीर्ति देवी, 5वें कमल पर बुद्धि देवी और 6वें कमल पर लक्ष्मी देवी। ठीक है, ये 6 देवियां वहां पर सदाकाल हैं, एक कमल पर एक, अगले पर एक। पद्म कमल पर कौन सी देवी? श्रीदेवी। महापद्म पर ह्री देवी, तेगिंच पर कौन सी? धृति, और केसरी पर कीर्ति, फिर महापुंडरीक पर बुद्धि और पुंडरीक पर लक्ष्मी देवी वहां पर निवास करती है। अब ये वो लक्ष्मी देवी नहीं है जो आप लोग जानते हो। ठीक है, जो जिस रूप में जो जानते हो वो अलग मैटर है, और इस रूप में जिस रूप में जो प्रसिद्ध है लक्ष्मी देवी, वो लक्ष्मी देवी ये लक्ष्मी देवी नहीं है। प्रश्न है, बोलिए। ये जो देवी है। हाँ, इनका प्रश्न है कि जो व्यंतर देव हैं उन्हीं की देवियां हैं क्या ये? इनका ये प्रश्न है। इसका समाधान आगे एकदम पॉइंट टू पॉइंट आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखें। ये देवियां किसकी हैं, इनका मालिक कौन? ठीक, ये 6 देवियां हो गई। अब अपन इनके पहले जो रहने के जो भवन है ना, भवन की सामान्य जानकारी ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे एक एक चीज़ पर कि भवन है, कितने बड़े बड़े भवन है जिनको प्रासाद भी कहते हैं, तो कितने बड़े बड़े उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखें, देव कुमारियों के भवनों का विस्तार आदि निम्न है। शब्द पर ध्यान देना, एक एक शब्द में बहुत पावर है। यहाँ लिखा है देव कुमारियों के भवनों का विस्तार, देव कुमारियों के भवनों का विस्तार आदि निम्न है। अभी इसी का भाव समझ में आएगा बाद में, अभी अपन देख लेते हैं। देव कुमारियां, देखें, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, माने इनके भवनों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है। देखें, श्रीदेवी के भवन की लंबाई 1 कोस। ये मत समझना श्रीदेवी 1 कोस की है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो गया, क्योंकि ये लिखा है श्रीदेवी लंबाई 1 कोस, उसकी चौड़ाई, आ जाओ, आधा कोस, और ऊंचाई 3/4 कोस। 3/4 माने पौन, बहुत बढ़िया, कितना? पौन। तो ये जो 1 कोस 1.5 कोस और 1 कोस आधा कोस और पौन कोस जो कहा, ये श्रीदेवी की लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसके भवनों की है। माने जो उसके भवन हैं वह 1 कोस लंबा है, आधा कोस चौड़ा है और पौन कोस ऊंचा है, ऐसा वो भवन है। अब श्रीदेवी के बाद ह्रीदेवी का ये डबल हो जाएगा। देखें नंबर 2, ह्रीदेवी, इसके भवन की लंबाई 2 कोस, चौड़ाई 1 कोस और ऊंचाई 1.5 कोस, ये पौन दूनी 1.5 हो गया। नंबर 3, धृति देवी के 4 कोस, चौड़ाई 2 कोस और ऊंचाई 3 कोस। अब नंबर 4, कीर्ति देवी, इनके भी 4 कोस, इधर चौड़ाई 2 कोस, ऊंचाई 3 कोस। अब आधा आधा होता जाएगा। बुद्धि देवी के लंबाई 2 कोस, चौड़ाई 1 कोस, ऊंचाई 1.5 कोस।
फिर लक्ष्मी देवी के भवन की लंबाई 1 कोस, चौड़ाई आधा कोस और ऊंचाई पौन कोस। इस तरह से इनके भवन माने ये पद्म नामक, पद्म महापद्मादि जो कमल हैं, उन कमल के ऊपर भवन बने हैं। कमल के आजू बाजू में नहीं, कमल के ऊपर, और उसमें ये देवियां रहती हैं। इतने बड़े बड़े उनके भवन हैं। बोलिए। इतने बड़े भवन में अकेली देवी? हाँ, इनका प्रश्न है रम का कि इतने बड़े भवन में क्या वह देवी अकेली रहती है कि कोई और भी है? अच्छा प्रश्न है। अभी अपन देखेंगे कौन कौन रहता है। ठीक है, मुख्यतः से देखा जाए तो शास्त्र में तो सीधा मिलता है एक देवी। ठीक है, अन्य लोगों की तो चर्चा ही नहीं की, उस एक देवी की ही चर्चा की है। बाकी और जो रहने वाले हैं वो आजू बाजू वाले कमलों के उसमें हैं। कमलों जो और भी बहुत सारे कमल हैं ना, बताए थे 1,40,115 इतने कमल। तो हर एक कमल पर ऐसे ही भवन बने हुए हैं उधर। और उन भवनों पर कौन रहता है? जो अन्य जो कमल हैं उनके जो भवन हैं उन पर कौन रहता है, वो भी अपन देखने वाले हैं। देखिए विशेष पहला पॉइंट, इनमें प्रारंभ की 3 श्री, री और धृति देवियों के स्वामी हैं सौधर्मेंद्र। ठीक है, ये थोड़ी सी नई जानकारी, नया तो सभी है लेकिन और विशेष जानने के लिए कि देवियां यहाँ और इनके स्वामी वहाँ। सौधर्मेंद्र, स्वामी का मतलब पति जैसा नहीं, यहाँ अर्थ थोड़ा समझ लेना, नहीं तो जनरली स्वामी का अर्थ लेते हैं इनके पति देव टाइप का, लेकिन स्वामी का अर्थ वो नहीं लेना है। सौधर्म इंद्र जो हैं उनकी आज्ञा में चलती हैं। माने सौधर्म इंद्र ने कह दिया श्रीदेवी यू हैव टू गो वेयर टू सर्व द मम्मी ऑफ तीर्थंकर। किसकी? जो तीर्थंकर की माता है, जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली गर्भवती माता है तीर्थंकर माता, तो उनकी सेवा करने आपको जाना है। तो आप लोगों ने पंच कल्याणक में देखा भी होगा कि बहुत सारी देवियां वहाँ सेवा में उपलब्ध होती हैं। तो वो इस तरह की देवियां हैं, सौधर्मेंद्र की आज्ञा से वहाँ सारा काम करती हैं। माने सौधर्मेंद्र के अंडर में है ये 3 देवियां। कौन? श्री, री और धृति देवी। और फिर बची 3 वो किसके अंडर में? बाद की 3 कीर्ति, बुद्धि व लक्ष्मी देवियों के स्वामी ईशानेंद्र हैं, अर्थात ये सभी उनके अधीन हैं। माने सौधर्मेंद्र इनको कह सकता है और ईशानेंद्र इन 3 को कहता है, तो ये उनके अधीन जानना चाहिए। ठीक। नंबर पॉइंट 2, इन सर्व देवियों की आयु 1 पल्योपम है। सब देवियों की आयु 1 पल्योपम माने असंख्यात वर्ष, तथा शरीर की ऊंचाई 10 धनुष है। इतनी लंबाई है इनकी, शरीर की ऊंचाई इतनी बड़ी बड़ी होती हैं, छोटी छोटी नहीं। पॉइंट नंबर 3, इन देवियों के सामानिक तनुरक्ष, पारिषद, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविषिक जाति के देव होते हैं। माने इन देवियों के जैसे अन्य देवों के थे ना, सामानिक, पारिषद आदि, ऐसे इन देवियों के ऐसे इस तरह के देव होते हैं। और ये देव उनके साथ नहीं रहते, ये अन्य जो कमल हैं, कमलों पर जो बने भवन हैं उन पर रहते हैं। इनकी संख्या भी बहुत है, शास्त्रों में तो पूरी लिखी कि इतने हजार इतने हजार सामान्य, कितने हजार ये, इतने हजार वो, लेकिन हमने यहाँ नहीं लिए, मैंने कि ज़्यादा हो जाएगा विस्तार। सामान्य इतना जाने, विशेष जानना हो तो शास्त्रों से जान सकते हैं। पॉइंट नंबर 4, ये देवियां ब्रह्मचारिणीवत हैं। ये नया विषय और माने इनके अंदर कोई देव हो
ऐसा नहीं, माने अपने में अलग अकेली ही है। और जो अन्य जो सामान्य आदि जो देव कहे हैं वे अलग रहते हैं और इनकी समझ लो आज्ञा में है। जैसे कहीं की कोई महारानी होती है एक सिंगल, कहीं के सब जगह के महाराजा होते हैं, तो ये अपने जगह की अकेली रानी है, महारानी टाइप। और ये ब्रह्मचारिणीवत है, इनके कोई अन्य देव इनके उस तरह से नहीं होते जैसे पति टाइप अन्य देव देवी है ना, इस टाइप के इनके नहीं होते हैं। ये ब्रह्मचारिणी श्लोक वार्तिक में लिखा है, हमने यहाँ प्रमाण नहीं लिखा, लेकिन श्लोक वार्तिक में आया है ब्रह्मचारिणी होती हैं। उसमें तो ब्रह्मचारिणी ही लिख दिया, लेकिन हमने वत जोड़ दिया। इसलिए जोड़ दिया क्योंकि देव देवियाँ ब्रह्मचारी तो होते नहीं, उनके ब्रह्मचारी व्रत हो भी नहीं सकता। ये ब्रह्मचारीपना तो मनुष्यों में हो सकता है, लेकिन वहाँ भी लिखा है तो उसका भाव है ब्रह्मचारियों के समान, लेकिन ब्रह्मचारी तो नहीं होते। तो वो जो भाव ग्रहण हो सकता है, तो भाव के अनुसार यहाँ लिख दिया वो ब्रह्मचारिणीवत है। तथा इनका निवास मुख्य कमलों पर बने भवनों में होता है, और जो परिवार कमल हैं उन पर सामानिक देव रहते हैं। सामानिक आदि जो देव हैं वे सब वहाँ पर रहते हैं। आगे नंबर 5, ये सभी देवियाँ इंद्र की आज्ञा से तीर्थंकर की माता के गर्भावस्था के काल में उनकी सेवा करने जाती हैं। ये वाली बात आई गई है। अगला नंबर 6, ये सभी देवियाँ कमलों के ऊपर स्थित प्रासादों में रहती हैं। पूर्वोक्त कही कमलों की संख्या प्रमाण उनके प्रत्येक कमल पर एक एक प्रासाद हैं। मैंने जितने कमल कहे थे तो प्रत्येक कमल पर क्या है, एक एक प्रासाद। प्रासाद माने भवन है, माने 1,40,115। ये क्या है, इतने हैं कमल, और प्रत्येक कमल पर हैं इतने एक एक प्रासाद माने भवन। और उन भवनों पर देवादिक तो रहते ही हैं, लेकिन एक खास चीज और है वहाँ। क्या है वो देखते हैं। अंतिम पॉइंट, प्रत्येक प्रासाद में एक एक जिन मंदिर है। देखो मंदिर तो सब जगह है। ये जो अपन ने देखे ना वो कि मध्यलोक में 458, ये 458 में नहीं है इनका नाम। जब ये चर्चा आई थी ना कि मध्यलोक के इतने या इतनी संख्या फिक्स है, तो वो जो फिक्स है वो वाले नाम अलग हैं। 458 वाले ये एक्स्ट्रा वाले हैं। ये भी अकृत्रिम चैत्यालय अनादि निधन शाश्वत हैं। तो प्रत्येक प्रासाद में एक एक जिन मंदिर है। तदनुसार प्रथम पद्म सरोवर पर ही कमलों की संख्या अपेक्षा 1,40,115 जिन मंदिर हैं। जितने कमल उतने भवन और उतने ही मंदिर, ऐसे मंदिर हैं। तो इतना ऐसा जानकर अपन यहाँ से बैठे बैठे ही कि इतने मंदिरों का और हमें परिचय हुआ। अपन ढूंढते रहते ना गूगल सर्च कि कहाँ कहाँ क्या क्या है, तो यहाँ तो कई जगह वो मिल जाएंगे। हाँ जैन मंदिर पता चला, वो श्वेतांबर मंदिर मिल गया पता चला, वो 20पंथी का मिल गया पता चला, वो और भी कुछ मिल गया। लेकिन यहाँ पर विशुद्ध, सारे के सारे विशुद्ध हैं। अब हम ये नहीं कह रहे कि उसमें भेद खड़ा नहीं कर रहे। कई लोग कहेंगे हैं ऐसे कैसे। वीतरागता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। इस तरह के वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है, जिनबिंब हैं। ठीक है, अब भेदभाव करके मत कहो, क्योंकि नहीं तो अन्य लोग नाराज हो जाएं। तो नाराज करने की आवश्यकता नहीं। सीधा जिनमें विशुद्ध वीतरागता दिखाई देती है, शांत छवि है, कहीं पर कोई लेप नहीं, आडंबर नहीं, किसी प्रकार का श्रृंगार आदिक नहीं, इस तरह से शांत छवि युक्त जिन प्रतिमाएं उन जिनालय में विराजमान हैं। तो ऐसे सभी जिनालयों की हम यहाँ से ही भाव वंदना करते हैं, उनकी दर्शन करते हैं, स्तुति भक्ति करते हैं। ठीक है, इतनी चर्चा अपन को आज करना थी। कितनी आज अपन ने 3 बिंदुओं से बात की। सरोवर पर कमल और कमलों पर देवियाँ। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट अभी जो क्रम से आगे बढ़ेंगे, तो अब देखना है कि इन सरोवर पर जो कमल हैं और कमल पर जो जो बता दिया, अब इन कमलों में
कमलों में तो ठीक है, चर्चा हो ही गई। ये जो सरोवर है, तालाब जो पानी भरा हुआ है, इसमें कहा था अक्षय जल है जिसका कभी क्षय नहीं होता, और उसमें से निरंतर पानी बह ही जा रहा है, बह ही जा रहा है। किस रूप में? नदियों के रूप में। तो प्रश्न खड़ा होगा, कौन कौन सी नदियाँ, कौन कौन से तालाब से निकलती हैं, नदियाँ कितनी होती हैं? इस तरह की जिज्ञासा सहज ही उत्पन्न होती है। तो आगे की कक्षा में अपन यही चर्चा करेंगे कि इसके जो सरोवर है, सरोवर में से कितनी नदियाँ आदि निकलती हैं और कहाँ कहाँ जाके गिरती हैं, इनकी विस्तृत चर्चा आगे करेंगे। अभी यहाँ पर ही विराम लेते हैं।